नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एजुकेशन हब पर। यहां आपको मिलेंगे हरियाणा के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे HSSC, CET, हरियाणा पुलिस, ग्रुप डी और अन्य एग्जाम की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी और तैयारी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गहन अध्ययन में हम एक ऐसे ही विरोधाभासों से भरे लेकिन बेहद रोमांचक जिले के पन्ने पलटने वाले हैं, हरियाणा का रोहतक। और अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये चर्चा इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि हम अक्सर चीजों को अलग अलग खांचों में बांटकर देखते हैं, है ना? सही कहा, पर रोहतक एक ऐसी जगह है जो इतिहास, भूगोल, शिक्षा और राजनीति हर पैमाने पर खुद को बिल्कुल केंद्र में खड़ा पाता है। बिल्कुल। आज हम उपलब्ध स्रोत सामग्री के हर एक तथ्य को, हर एक आंकड़े को सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे की कहानी को समझेंगे ताकि परीक्षा के दिन कुछ भी भूलने का डर न रहे। कोई इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं, सिर्फ काम की बात। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत इस जगह की बुनियाद से करते हैं। 1 नवंबर 1966 यह वो ऐतिहासिक दिन है जब रोहतक जिले की स्थापना हुई। हाँ, और इसके जो उपनाम हमारे सामने हैं वे सच में ध्यान खींचते हैं, जैसे एजुकेशन सिटी, मशीनों का शहर और राजनीतिक राजधानी। मुझे तो रोहतक कक्षा के उस ऑलराउंडर छात्र की तरह लग रहा है जो हर फील्ड में मेडल जीत कर लाता है। पढ़ाई में एजुकेशन सिटी, उद्योग में मशीनों का शहर और लीडरशिप में राजनीतिक राजधानी। एकदम सटीक तुलना है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका ये रुतबा कोई नया नहीं है। अगर हम इसके प्राचीन नामों पर नजर डालें तो इसे रोहतक और रोहतासगढ़ कहा जाता था। रोहतासगढ़, क्या इसका किसी राजा से कोई संबंध है? हाँ, मैं इसी शब्द पर आने वाला था। भूगोल की किताबों में ये लैंडलॉक्ड बहुत बार आता है, लेकिन एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के नजरिए से रोहतक के लैंडलॉक्ड होने का असल मतलब क्या है? देखिए, राज्य के संदर्भ में इसका सीधा सा अर्थ यह है कि रोहतक की सीमा भारत के किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगती है। अच्छा, मतलब कोई बाहरी बॉर्डर नहीं है। हाँ, ये चारों तरफ से केवल और केवल हरियाणा के ही अन्य जिलों से घिरा हुआ है। आप इसे एक ऐसा सुरक्षित किला समझ सकते हैं जो बिल्कुल मध्य हरियाणा में स्थित है। और शायद इसी मध्य स्थिति ने इसे पूरे राज्य की राजनीतिक राजधानी बनने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ से पूरे राज्य की नब्ज टटोलना आसान है। क्या बात है, एकदम सही पकड़े। अब जब हम इस राजनीतिक राजधानी की भौगोलिक स्थिति समझ चुके हैं तो जनसांख्यिकी के आंकड़े देखना भी जरूरी है। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका कुल क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर है। और इस क्षेत्रफल में जो कुल जनसंख्या निवास करती है वो है 10,61,204। तो अगर हम इन दोनों आंकड़ों को मिला दें तो जनसंख्या घनत्व निकल कर आता है 608 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जी, परीक्षा में सीधे सीधे ये घनत्व का आंकड़ा पूछा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है वो है यहाँ की साक्षरता दर 80.22%। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये आंकड़ा चीख चीख कर साबित कर रहा है कि इसे एजुकेशन सिटी क्यों कहा जाता है। सही कहा, लेकिन साक्षरता के साथ साथ एक और आंकड़ा है जिस पर हमें बात करनी चाहिए, और वो है लिंगानुपात। स्रोत में ये 820 प्रति 1000 दर्ज है। हाँ, लेकिन उसके ठीक आगे एक बहुत ही शानदार अपडेट भी तो है। वर्ष 2019 के अनुसार ये सुभर कर 924 प्रति 1000 हो गया है। 820 से सीधा 924 की छलांग, ये तो बहुत बड़ा सुधार है। यही वो आहा मोमेंट है जिसे विद्यार्थियों को समझना चाहिए। ये सिर्फ एक गणित का नंबर नहीं है। 820 से 924 तक का ये सफर एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव का नतीजा है। सच में एक सकारात्मक बदलाव है। चलिए अब प्रशासन की बात करते हैं। लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वो केवल रोहतक है। और जब हम राज्य के चुनाव यानी विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ 5 सीटें हैं: रोहतक, सांपला, किलोई और महम तथा कलानौर। जी। अब एक विद्यार्थी के नजरिए से सोचूं तो इन 5 विधानसभा सीटों में से क्या कोई ऐसी विशेष सीट है जो परीक्षा बनाने वाले का ध्यान खींचती हो? 100%। सवाल अक्सर यह आता है कि इन 5 सीटों में से अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित सीट कौन सी है? और स्रोत के मुताबिक उसका जवाब है कलानौर। बिल्कुल सही। कलानौर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सुनने वालों को ये नाम बिल्कुल पक्का कर लेना चाहिए। कलानौर SC आरक्षित सीट याद रहेगा। अब इस
जनसांख्यिकी से थोड़ा पीछे चलते हैं, उस इतिहास की तरफ जो यहाँ के लोगों ने पत्थरों पर उकेरा है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों का विवरण बहुत ही रोचक है, खासतौर पर युद्ध स्मारकों का। हाँ, यहाँ 2 अलग-अलग स्तर के युद्ध स्मारक हैं और यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सही कह रहे हैं। एक है जिला स्तरीय युद्ध स्मारक जो मानस सरोवर पार्क में स्थित है, और दूसरा है राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी MDU के मुख्य द्वार पर स्थित है, जिसकी स्थापना 2 अगस्त 2017 को हुई थी। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही जिले में जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय का ये क्या अंतर है? इसे ऐसे समझिए, जो मानस सरोवर पार्क वाला स्मारक है वो मुख्य रूप से रोहतक जिले के अपने उन वीर सपूतों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए जान दी। अच्छा, और जो MDU के मुख्य द्वार वाला है वो पूरे हरियाणा राज्य के वीर शहीदों को नमन करता है। इसलिए अगर परीक्षा में राज्य स्तरीय शब्द आए तो उत्तर MDU मुख्य द्वार होगा। बहुत ही स्पष्ट विश्लेषण। अब बात करते हैं वास्तुकला की। महम की बावड़ी के बारे में जो जानकारी है वो किसी रहस्यमयी कहानी जैसी लगती है। हाँ, इसमें 101 सीढ़ियां हैं, जरा कल्पना कीजिए। और इसके उपनाम देखिए, स्वर्ग का झरना और ज्ञानी चोर की गुफा। हाँ, ज्ञानी चोर की गुफा सुनकर ही लगता जैसे ये कोई भूल भुलैया रही होगी। बिल्कुल। और इसे बनवाया किसने था? 1658-59 में शाहजहां के दरबारी सैदू कल्लाल ने। यानी इसका सीधा कनेक्शन मुगल साम्राज्य से है। सैदू कलाल और ये समय काल दोनों ही परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यटन के लिहाज से भी रोहतक पीछे नहीं है। नेशनल हाईवे 9 पर एक बहुत ही विशाल तिलियार पर्यटक क्षेत्र है। हाँ, ये 132 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अंदर इंदिरा झील है और एक मिनी चिड़ियाघर भी है। और इस मिनी चिड़ियाघर की स्थापना 1987 में हुई थी। इसके अलावा महम में नौरंग पर्यटक स्थल भी मौजूद है। तो तिलियार पर्यटक क्षेत्र के लिए 3 की पॉइंट्स हुए। ये NH9 पर है, यहाँ इंदिरा झील है और मिनी चिड़ियाघर 1987 का है। एकदम सही। स्मारकों की इस भव्यता के बाद अब इस जिले की आध्यात्मिक और धार्मिक विविधता को देखते हैं। यहाँ के धार्मिक स्थलों की सूची देखकर तो मैं सच में हैरान रह गया। सबसे पहले बात करते हैं दीनी मस्जिद की, जो 1140 ईस्वी में बनी थी। 1140? जी, यानी ये यहाँ की सबसे प्राचीन मस्जिद है। सही कहा। और फिर एकदम से समय का पहिया घूमता है और हम आते हैं 1939 में, जब लाल मस्जिद का निर्माण हुआ, जिसे हाजी आशिक अली ने बनवाया था। इसके अलावा यहाँ एक काजी की मस्जिद भी है जो पूरी तरह से मुगलकालीन वास्तुकला का नमूना है। ये जो कालखंड का अंतर है 1140 से लेकर मुगल काल और फिर 1939 तक, ये दिखाता है कि ये शहर कभी रुका नहीं। और सिर्फ मस्जिदें ही क्यों, अन्य स्थल भी अलग अलग युगों की कहानी कहते हैं। गोकर्ण तालाब को ही ले लीजिए, इसका संबंध सीधे महाभारत काल से जोड़ा जाता है। कहाँ महाभारत काल और कहाँ 1140 की मस्जिद। यही रोहतक की खासियत है। और इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है, अस्थल बोहर मठ। परीक्षाओं में ये सवाल बहुत बार दोहराया गया है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार अस्थल बोहर मठ की स्थापना 1731 में बाबा मस्तनाथ द्वारा की गई थी। बिल्कुल, वर्ष 1731। और बाबा मस्तनाथ का नाम ये विद्यार्थियों को कंठस्थ कर लेना चाहिए। और सिखों के इतिहास के लिए भी रोहतक अहम है। यहाँ गुरुद्वारा लाखन माजरा है जो गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। क्या कमाल की विविधता है। महाभारत काल से लेकर बाबा मस्तनाथ और हाजी आशिक अली तक। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों तक अलग-अलग कालखंडों में लोग पहुंचे कैसे? और यहीं पर भूमिका आती है यहाँ के परिवहन नेटवर्क की, जो इस लैंडलॉक्ड किले को बाकी दुनिया से जोड़ता है। तो चलिए परिवहन नेटवर्क पर चलते हैं। रोहतक एक बहुत बड़ा परिवहन हब है। यहाँ से NH709, NH9 और NH352 गुजरते हैं। और इनमें से NH9 सबसे लंबा रूट है। साथ ही सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए यहाँ आकाशवाणी केंद्र भी है, जिसकी स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी। ये कनेक्टिविटी ही इसे एक मजबूत केंद्र बनाती है। और इतिहास गवाह है, जहाँ रास्ते होते हैं वहीं से क्रांतियां भी गुजरती हैं। और इसका इतिहास तो पूरा एक्शन से भरा हुआ है। प्राचीन काल में यहाँ कुषाणकालीन मूर्तियों का केंद्र था। और खोखरा कोट नाम की जगह से तो इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं। इंडो ग्रीक सिक्के,
ये इस बात का पक्का सबूत है कि प्राचीन काल में भी ये जगह व्यापार के एक बड़े रास्ते पर थी। बिल्कुल। और फिर आता है 1194 ईस्वी, जब यहाँ मोहम्मद गोरी का भीषण आक्रमण हुआ। इसके बाद अगर हम सीधे 1857 की क्रांति पर आएं, तो यहाँ के प्रमुख स्थानीय नेता कौन थे? स्रोत के अनुसार वे थे विरासत अली, साबिर खान और हसन अली। अध्ययन करने वालों को इन तीनों के नाम जरूर याद रखने चाहिए। उसके बाद राजनीतिक चेतना और बढ़ती है। 1888 में यहाँ कांग्रेस की शाखा की स्थापना हुई और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये हिंदी सत्याग्रह का भी एक बहुत प्रमुख केंद्र रहा। और अंततः हम पहुंचते हैं उसी घटना पर जिसका जिक्र मैंने बिल्कुल शुरुआत में किया था, 23 दिसंबर 1929 का बम कांड। ये घटना इस जिले के क्रांतिकारी तेवर का सबसे बड़ा प्रमाण है। वाइसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाने के लिए जो बम तैयार किए गए थे, उनका कनेक्शन रोहतक से था। कैसे एक जगह जो आज अपनी शिक्षा के लिए जानी जाती है, वो उस दौर में इतना बड़ा क्रांतिकारी गढ़ बन गई थी। खोखराकोट के सिक्कों से लेकर 1929 के बम कांड तक की ये जो पूरी टाइमलाइन है, विद्यार्थियों को इसे इसी क्रम में याद रखना चाहिए। बहुत खूब। अब इस उग्र इतिहास के बाद जिले के उस रचनात्मक पक्ष की ओर मुड़ते हैं जिसने कला, साहित्य और खेलों में नाम कमाया है। कला एवं साहित्य के क्षेत्र में सबसे ऊंचा नाम है संत चौरंगीनाथ का। साहित्य के नजरिए से इनका योगदान अद्वितीय है। वे हरियाणवी का हिंदी में प्रयोग करने वाले प्रथम साहित्यकार थे। हाँ, और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्राण सांकली और वायु त्रिभुवनोपदेश। परीक्षाओं में अक्सर प्राचीन रचनाएं परेशान करती हैं, इसलिए प्राण सांखली को संत चौरंगीनाथ के नाम के साथ एक प्रथम साहित्यकार के रूप में याद रखना सबसे सुरक्षित तरीका है। और प्राचीन साहित्य से निकलकर अगर हम आधुनिक सिनेमा की तरफ आएं, तो यहाँ एक बहुत मशहूर संगीतकार हुए हैं जेपी कौशिक, जिन्होंने चंद्रावल, भवरानी और अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी में संगीत दिया। एक तरफ संत चौरंगीनाथ का प्राचीन साहित्य और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म रोहतक की रचनात्मकता का दायरा सच में विशाल है। और ये ऊर्जा सिर्फ कला तक सीमित नहीं है, ये मैदानों पर भी पसीना बहाती है। बिल्कुल। खेल की बात करें तो यहाँ राजीव गांधी खेल परिसर है और क्रिकेट प्रेमियों के लिए चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है जो लाहली में स्थित है। इसके अलावा 12 जनवरी 2017 को यहाँ 21वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया था। खेल के मोर्चे पर लाहली का वो स्टेडियम सीधे पूछा जाता है और 2017 के आयोजन से साबित होता है कि ये शहर बड़े आयोजनों के लिए पूरी तरह सक्षम है। चलिए, तो बातों बातों में हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हाँ, हमारे पास एक क्विक रिवीजन का हिस्सा है ताकि जो कुछ भी हमने चर्चा की है उसका एक तेज सार सुनने वालों के दिमाग में एकदम छप जाए। मैं तैयार हूँ, आप तथ्य बोलिए, मैं उसका संदर्भ बताती हूँ। शानदार। तो शुरू करते हैं। स्थापना 1 नवंबर 1966। और उपनाम मिले एजुकेशन सिटी, मशीनों का शहर और राजनीतिक राजधानी। सीमाएं पूरी तरह से लैंड लॉक्ड, यानी किसी भी अन्य राज्य की सीमा से अछूता। विधानसभा में एससी रिजर्व सीट कलानौर। और साक्षरता दर है एक शानदार 80.22%। राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक MDU के मुख्य द्वार पर। जबकि महम की बावड़ी बनाई थी सैधु कलाल ने 1658 में। झील व चिड़ियाघर तिलियार पर्यटक क्षेत्र NH9 पर। और प्राचीन इतिहास में खोखराकोट से मिले इंडो ग्रीक सिक्के। आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976। और 1929 में हुई सबसे बड़ी हलचल, लॉर्ड इरविन की ट्रेन के लिए बम कांड। साहित्य में प्रथम संत चौरंगीनाथ, जिनकी रचना है प्राणा सांकली। संगीत में जेपी कौशिक, सात हिंदुस्तानी वाले। और अंत में खेल का मैदान बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाहली। बेहतरीन। इस एक तेज रिवीजन से पूरे जिले का नक्शा दिमाग में एकदम साफ हो जाता है। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये चर्चाएं यहीं संपन्न होती है, लेकिन इसे खत्म करने से पहले मैं एक विचार के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। जी कहिए। जरा सोचिए, एक ऐसा जिला जो भौगोलिक रूप से पूरी तरह लैंडलॉक्ड है, जो बाहर से बिल्कुल कटा हुआ महसूस होना चाहिए, उसी जगह ने कैसे राजा रोहतास से लेकर इंडो ग्रीक सिक्कों के व्यापार और 1929 के बम कांड तक खुद को पूरे हरियाणा की राजनीतिक राजधानी के रूप में स्थापित कर लिया। ये सिर्फ भूगोल का नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों के कभी ना रुकने वाले जज्बे का कमाल है। अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों को उनकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तथ्यों को दोहराते रहें और अपनी तैयारी मजबूत रखें।
तो अगर आप भी अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल एग्जाम एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो भी आपको पढ़ाया जाए उसकी PDF भी आपको मिल सके।